सभी साथियों को प्रशासन दर्पण चैनल के माध्यम से सादर नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको भवन और जनगणना मकान की पहचान का एक अचूक तरीका बताने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो में मैंने HLO ऐप की कुछ टिप्स भी दी हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिसर, भवन और जनगणना मकान की मूल परिभाषाओं को समझते हैं। परिसर, परिवार को उपलब्ध भूमि या परिवार को उपलब्ध साझे स्थान को परिसर माना जाएगा। यहां पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक परिसर है जिसके अंदर एक भवन है। चलिए अब भवन को समझते हैं। भवन केवल छत सहित संरचना को ही माना जाना चाहिए। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक भवन दर्शाया हुआ है जिसकी छत है, तो इसको भवन माना जाना चाहिए। कुछ और भी कंडीशंस हैं साथियों, उनका आप जरूर ध्यान रखें, जैसे पंप हाउस, मंदिर, अनाज भंडार और खेतों में बनी हुई अस्थायी झोपड़ियां, उनको भी आप भवन की कैटेगरी में यानी श्रेणी में रखेंगे और उनको भवन नंबर देंगे। साथियों, अगर संरचना बहुत ही छोटी है और मनुष्य के रहने के लिए नाकाफी है, तो आपको भवन को नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना मकान, साथियों, जनगणना मकान की पहचान के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता है। सबसे पहला, प्रवेश की स्वतंत्रता। दूसरा, स्वामित्व और एकल उपयोग। और तीसरी चीज हमें चाहिए उद्देश्य। अब इन तीनों का ध्यान में रख करके हम जनगणना मकान की पहचान करते हैं। साथियों, जनगणना मकान को आसानी से पहचानने के लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें वो 3 चीजें यहां लिखी हुई हैं जो ऊपर भी लिखी हुई हैं, जनगणना मकान की पहचान के लिए आवश्यक है। वो 3 चीजें हैं, प्रवेश द्वार, स्वामित्व व उद्देश्य। अगर स्वामित्व का तात्पर्य हम समझें तो स्वामित्व का तात्पर्य यहां पर परिवार या रसोई घर से आप समझ लीजिएगा। जब भी स्वामित्व आ जाए यानी स्वामी वही है जिसका एक परिवार होगा और या एक रसोई होगी। समझते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हम इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। चलिए परिस्थितियों की तरफ चलते हैं। मैं आपको परिस्थितियों में लेके चलता हूं। सबसे पहला उदाहरण है, सबसे पहली परिस्थिति है जिसके अंदर हम यहां पर पहुंचते हैं। हम क्या देखते हैं कि ये एकल संरचना है, तो सबसे पहले तो हमने भवन पहचान लिया कि ये एक भवन है। अब हमें जनगणना मकान पहचान करने के लिए इनसे पूछना पड़ेगा कि इस घर के अंदर कितने स्वामी रहते हैं, यानी कि कितने रसोई घर हैं या कितने परिवार रहते हैं। इन्होंने बताया कि भाई एक परिवार रहता है या एक स्वामी है, तो देखिए यहां पर एक स्वामी है। तो जनगणना मकान के लिए हम अब सूत्र का अपना उपयोग करेंगे। इस सूत्र के उपयोग में मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है कि ये स्वामित्व पर मैंने जो है एक गोला कर रखा है। सिर्फ आप स्वामित्व देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहां पर कितने स्वामी हैं? भाई एक स्वामी है, ठीक है। तो जनगणना भवन नंबर 1 हो गया और जनगणना मकान 1 हो गया। इसी तरीके से आप इन सब उदाहरणों में चेक करेंगे कि यहां पर सभी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है। इन सब में एक एक स्वामी निवास कर रहा है और उनका उद्देश्य भी सामान्य है, आवासीय उद्देश्य है, कोई अन्य उद्देश्य का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो भवन 1 होगा और हर एक में स्वामी 1 है, तो उस प्रकार से जनगणना मकान भी 1 होगा। साथियों, सिर्फ एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि स्वामित्व का मतलब सूत्र के अंदर या तो परिवार से होगा या फिर एक रसोई से होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि परिस्थिति इस तरीके की है कि एक संरचना है और ये संरचना अलग अलग बनी हुई है, यानी कि भवन अलग अलग है। ये एक साथ बने हुए नहीं है, कभी ये बन गया होगा, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, तो भवन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हमने देखा, हम इस भवन में गए, हमने पूछा भाई कितने परिवार हैं, कितने स्वामित्व हैं। इन्होंने बोला 1 है, तो हमने कहा भवन 1 और इसको हमने नंबर दे दिया जनगणना मकान नंबर 1। हम इस भवन में जाते हैं, भवन हो गया ये 2 और हमने इसको नंबर दे दिया। हमने पूछा परिवार कितने हैं, यानी स्वामित्व कितने हैं, यानी इसी से ही हमारा काम हो जाएगा कि स्वामित्व पूछते रहेंगे हम और आगे जो है जनगणना मकान नंबर हम डालते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये तो आसान से परिस्थितियां हैं, ये सब आप इससे वाकिफ हैं। तीसरी परिस्थिति की तरफ चलते हैं। तीसरी परिस्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। इसके अंदर आप देखेंगे ये कुछ संरचनाएं चित्र में दर्शा रखी हैं। ये सारी संरचनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये सारे भवन हुए, यानी 1 भवन, 2 भवन, 3, ये कुल मिला के 6 भवन है। इस भवन के अंदर हम जाते हैं, पूछते हैं भाई कितने परिवार निवास करते हैं, पता लगता है 1 परिवार निवास करता है, तो इस पर हमने जो है वन हाउस, इसको जनगणना मकान नंबर 1 दे दिया। हम अगले भवन में जाते हैं, यहाँ पर भी वही सेम
हम पूछते हैं कि भाई कितने स्वामी हैं यहाँ पर, तो हमने कहा भाई, इन्होंने कहा एक रहता है, तो हमने यहाँ पर इसको भवन नंबर जो है, भवन नंबर तो 2 है ये, इसको जनगणना मकान नंबर 2 दे दिया और इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। चलिए अगली परिस्थिति पर देखते हैं। अगली परिस्थिति आपको कुछ इस तरीके से मिल सकती है। मान लीजिए एक बिल्डर है जिसने एक फ्लैट बना दिया है ये पूरा। अब इसमें से 2 फ्लैट मान लीजिए मैंने ले लिए हैं और एक फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने दिलवा दिया है। अब इसमें क्या है कि ये एक ही फ्लैट है, मतलब मैं इसका स्वामी हूं, तो इसके अंदर स्वामी कितने हो गए? अब इस भवन तो एक ही है, ये भवन हमने कहा भवन तो एक ही रहेगा। अब इस भवन में अगर हम देखें तो स्वामी कितने हैं? स्वामी यहां पर है 2, एक तो मैं और एक मेरा दोस्त। अब होता क्या है कि भवन एक है, तो इसके अंदर जनगणना मकान हम स्वामी के आधार पर डिसाइड कर लेंगे कि स्वामी कितने हैं? 2, तो इसमें जनगणना मकान भी होंगे 2। अगली परिस्थिति देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर कुछ आप सड़क के किनारे कुछ मकान बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहां 4 मकान सिंगल स्टोरी हैं, यानी कि 1 मंजिला हैं, और 2 मकान 2 मंजिल बने हुए हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो भवन कितने हुए, क्योंकि 6 मकान यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो भवन तो हुए 6। यहां पर हमने भवन 6 लिखा हुआ है। अब जनगणना मकान को पहचानने के लिए फिर हम अपना सूत्र लगाएंगे और स्वामित्व काउंट कर लेंगे। सिर्फ स्वामी काउंट करना है, यानी कि सिर्फ रसोईघर काउंट करने हैं। तो हमने यहां पर देखा 1 2 3 4। अच्छा, इस 5वें वाले घर की स्थिति क्या है कि ये एक ही व्यक्ति उपभोग करता है ऊपर और नीचे, तो इसका स्वामी एक ही हुआ, यानी इसके अंदर एक रसोईघर है, एक स्वामी है, एक ही परिवार रहता है। इसके अंदर यहां पर अपने रसोईघर 1 और रसोईघर 2 लिखा हुआ है। मान लीजिए नीचे या तो ऊपर भाई रहता है, नीचे भाई, दोनों भाई रहते हैं, या फिर एक किराएदार और एक मकान मालिक रहता है। इस तरीके की परिस्थिति आपके सामने आएगी। अब यहां पर स्वामित्व की बात करें तो 4 स्वामित्व तो यहां हो गए, यानी कि 4 परिवार हो गए या 4 रसोइयां हो गई। 5वीं रसोई ये हो गई, 6ठी 7वीं, यानी 7 रसोई हो गई। यानी स्वामित्व कितने हो गए? अगर आप देखें तो स्वामित्व हो गए 7। दोस्तों स्वामित्व फिर स्वामित्व पर हमने राउंड कर रखा है, यानी स्वामित्व 7 हैं, तो जनगणना मकान कितने हो गए? 7। चलिए आगे और भी मजेदार स्लाइड्स आ रही हैं, आप देखते चलें। हम नेक्स्ट स्लाइड पर हैं। सभी मकानों में एक ही आंगन से या सामान्य सीढ़ी से प्रवेश हो रहा है। ऐसी परिस्थिति आपको उन्मूलन गांव में दिखाई दे जाती है कि आप एक भवन में गए, वहां पर अंदर जैसे ही आप परिसर में दाखिल हुए, आपको 5 अलग अलग मकान दिखाई दे रहे हैं बने हुए। तो क्या आप अलग अलग इनको जनगणना मकान नंबर मानेंगे या इनको जनगणना मकान नंबर देंगे? नहीं, आप इनसे एकल उपयोग, यही एकल हाउसिंग यूनिट है। एकल हाउसिंग यूनिट क्या होती है? यानी इन सभी का उपभोग सिर्फ एक ही स्वामी कर रहा है। तो फिर दोबारा से हम स्वामित्व पर जाएंगे कि स्वामी, भवन तो एक हो गया, हम परिसर में दाखिल हुए, वो भवन हमें दिखाई दिया, भवन एक है, मेन एंट्रेंस हम एंटर कर गए, तो भवन तो हो गया एक। अब जनगणना मकान पहचानने के लिए हमें जो है प्रवेश द्वार ना देख करके स्वामित्व पर जाना है। तो हमने देखा कि भाई इसका एक ही स्वामी है, तो हमने क्या काम करा? हमने इसको जनगणना मकान नंबर 1 दे दिया, क्योंकि यह एकल हाउसिंग यूनिट है और एक ही व्यक्ति इस सारे भवनों का उपभोग कर रहा है। देखिए यहां पर प्रवेश द्वार 5 है, तो 5 नहीं देंगे, स्वामित्व 1 है, तो यहां पर स्वामित्व 1 आया, और यहां पर हम देखेंगे तो जनगणना मकान भी 1 दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए, ये एक और परिस्थिति है। इसके अंदर भी वही सेम परिस्थिति है कि हम परिसर में दाखिल होते हैं और हमें यहां पर दिखाई क्या देता है कि एक तो मुख्य आवास है, एक बैठक बना रखी है, एक रसोई घर है, एक शौचालय है, आंगन से सीधा प्रवेश है सभी में। मगर ये सारी की सारी एक एकल हाउसिंग यूनिट है। एकल हाउसिंग यूनिट का अर्थ हुआ कि यह सिर्फ एक ही परिवार द्वारा उपभोग करा जा रहा है। इन सारे भवनों का उपभोग एक ही परिवार द्वारा किया जा रहा है, और ये सारे भवन का उद्देश्य सिर्फ आवासीय है। उद्देश्य भी ध्यान में रखेंगे, आगे स्लाइड में आएंगी जो हम उद्देश्य चेंज करेंगे तो उनको भी हम समझेंगे, वो विशेष परिस्थितियों में आ जाएगा। अभी फिलहाल उद्देश्य निवास का ही ले रहे हैं हम कि निवास स्थान है। सिर्फ निवास स्थान के लिए हमें स्वामित्व चेक करना है कि भाई अगर उद्देश्य सिर्फ निवास का ही है, आवास की उद्देश्य है, तो स्वामित्व काउंट कर लीजिए। अब यहां पर इस कंडीशन में क्या होता है कि एक ही स्वामी है, ये जो बैठे हुए हैं यही इसके पूरे मकान के मालिक हैं। तो यहां पर क्या होता है कि भले ही प्रवेश द्वार 5 हो, क्योंकि स्वामी एक है, रसोईघर एक है, स्वामित्व का मतलब रसोईघर या परिवार से है, तो अगर रसोईघर एक है तो जनगणना मकान भी आपका एक ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
इसके अंदर क्या हुआ कि परिसर में आंगन से एंट्री तो है, मगर इन भाई साहब ने अपना एक कमरा किराए पर दे दिया है और यह अपना खाना भी अलग से बनाते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम, स्वामित्व हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दो परिवारों से या दो रसोई घर से होता है। तो रसोई घर एक, यहां पर आप देखेंगे यहां रसोई घर एक है और यहां पर रसोई घर दो है। या तो इन्होंने किराएदार को दे रखा है या इनके दूसरा भाई यहां पर निवास करता है और उसकी रसोई अलग है। तो स्वामित्व कितने हो गए, दो हो गए। आप देखेंगे भले ही इनके 5 चल रहे हो यहां पर कि 5 प्रवेश द्वार हैं, मगर इनकी किचन इस यहां से ये यूज करते हैं और इनकी किचन अंदर है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस रसोई घर का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो स्वामित्व यहां पर कितने हो गए, दो हो गए। और दो स्वामित्व का मतलब है दो जनगणना मकान हो गए। साथियों, स्वामित्व से आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल जनगणना मकान की पहचान कर सकते हैं। चलिए साथियों, एक अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस परिस्थिति में क्या हम देखते हैं कि एक परिसर में 3 संरचनाएं हैं। इन 3 संरचनाओं में एक गैराज है, एक मुख्य आवास है और एक सेवक का कक्ष है। अब जो सेवक का कक्ष है वो अलग तो है, मगर रसोई से जो भोजन स्वामी यानी ये मुख्य आवास में जो भोजन बनता है वही सेवक जो है ग्रहण करता है, यानी ये अपना भोजन अलग से नहीं बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये रसोई एक है, यानी ये स्वामित्व एक हो गया। चलिए, इसी स्वामी का ये गैराज भी है, मगर अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गैर आवासीय उद्देश्य है। तो यहां पर हमने देखा प्रवेश द्वार 3 है, स्वामित्व कितने हैं, एक। स्वामित्व हम पहचानते हैं रसोई से, तो रसोई कितनी चल रही है, एक। सामान्य उद्देश्य यानी जितने स्वामी हैं, निवासी जो आवासीय है वो एक आ रहा है। अब यहां पर एक हो गया और अन्य उद्देश्य यानी गैर निवासीय उद्देश्य आपका एक है। तो कुल मिलाकर के आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, सामान्य उद्देश्य और अन्य उद्देश्य को, तो आपको जनगणना भवन आपको जो मिलेंगे, जनगणना मकान आपको जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि अगर एक परिसर में 3 संरचनाएं हैं, जैसे फिर वही 3 संरचनाएं हैं जो हमने पहले भी देखी थी, इससे पहले हमने देखी स्लाइड पर, वही 3 संरचनाएं हैं, मगर इस बार हमने क्या चेंज करा, इस बार हमने ये चेंज कर दिया कि सेवक जो है अपना खाना स्वयं बनाता है अपने कमरे के अंदर। यानी कि इस मुख्य आवास का स्वामी एक हो गया, इसका आवास का स्वामी एक हो गया, क्योंकि स्वामित्व मतलब रसोई घर, 2 रसोई घर यानी 2 स्वामी हो गए, मगर ये इसी स्वामी का है, ये गैर आवासीय यूज है। यहां पर अन्य उद्देश्य के लिए आपका एक आ रहा है, यहां पर देखेंगे आप। और सामान्य उद्देश्य यानी आवासीय उद्देश्य आपके 2 आ रहे हैं, यहां पर आप चेक करेंगे। ये सामान्य उद्देश्य है, 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 आवास हो गए, 2 परिवार हो गए, 2 रसोई हो गई, तो सामान्य उद्देश्य आपके 2 हो गए। अब जब 2 हो गए, इन दोनों को जोड़ा, 3 आ गए, तो जनगणना मकान 3 आ गए। हमने यहां तीनों को नंबर दे रखा है, एक मुख्य आवास को नंबर दे दिया, एक जनगणना आवास सेवक के पास हो गया और एक गैर आवासीय यहां हो गया। तो कुल मिलाकर 3 जनगणना मकान आपको देने पड़ेंगे। इस परिस्थिति में जो 4C है, ये स्पेशल परिस्थिति है जो कि शहरों और गांव दोनों में दिखाई देती है, तो इसको भी हम एक टिक कर देते हैं स्पेशल परिस्थिति में। साथियों, अगर दुकान के साथ आवास है तो आपको भवन के प्रकार में 2 चीजें देखने को मिलती हैं। या तो आप आवास को और दुकान को अलग अलग रखें कैटेगरी में, या फिर आवास से दुकान करें। तो दोनों कैटेगरी को मैं एक के बाद एक एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहां पर हम पहली कैटेगरी देखते हैं कि भाई आवास तो ये रहा, यहां पर आवास है, देखें ये आवास आ गया, और ये दुकान है जिसमें दुकान किराएदार को दे रखी है या स्वयं भी है, मगर इसका रास्ता बाहर से ही है, अंदर से नहीं है, बाहर दुकान निकाल रखी है इन लोगों ने। ठीक, अब ये 2 रास्ते हो गए। तो यहां पर देखेंगे प्रवेश द्वार 2 हैं, क्योंकि एक तो दुकान का हो गया अलग, अंदर से नहीं है रास्ता, और एक हो गया बाहर का इनका रास्ता। स्वामित्व कितने हो गए, 2 हो गए। एक मकान मालिक रहता है, दुकान किराए पे उठा रखी है, तो 2 स्वामी हो गए इसके। ठीक है, अब सामान्य उद्देश्य कितने हो गए इसके, सामान्य उद्देश्य का मतलब सिर्फ आवासीय उद्देश्य से है, गैर आवासीय से नहीं है। तो आवासीय उद्देश्य कितने हो गए, सामान्य उद्देश्य 1 हो गया, और अन्य उद्देश्य कितने हो गए, अन्य उद्देश्य यानी कि दुकान 1 हो गया। तो इसके अंदर जो जनगणना मकान आएंगे वह 2 कहलाएंगे, एक तो सामान्य उद्देश्य वाला आवासीय और एक दुकान वाला। तो जब जनगणना मकान 2 कहलाएंगे तो आपने कहां से पहचान करा, इन दोनों को जोड़ करके। सामान्य उद्देश्य मतलब आवासीय उद्देश्य, आवासीय। भाई एक आवास और एक दुकान है, अन्य उद्देश्य में दुकान आ गई।
तो आप क्या काम करेंगे, आप इन दोनों को अलग अलग जनगणना मकान के रूप में दिखाएंगे, और जब पहला मकान दिखाएंगे तो इसको आवासीय दिखाएंगे, और दूसरे मकान को जब आप दिखाएंगे जनगणना मकान में और एचएलओ ऐप पर आप फिल करेंगे तो इसको दुकान के रूप में ही आप फिल करिएगा। बिल्कुल सेम परिस्थिति है। अब क्या काम करते हैं, हम लेते हैं कि दुकान और मकान एक ही मालिक है, इसका दुकान का भी हम जो मालिक है वही इस आवास का मालिक है, और अंदर से रास्ता है, ये प्रवेश द्वार है, यहां से ये रास्ता निकलता है। अगर हम इसमें देखें तो प्रवेश द्वार एक ही है, स्वामित्व एक के पास है, सामान्य उद्देश्य यानी आवासीय उद्देश्य एक है, और अन्य उद्देश्य भी एक है। अब इस परिस्थिति में, ये विशेष परिस्थिति है, इसको भी आप 4D सबसे विशेष परिस्थिति है, इसमें सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनगणना, देखिए हमने क्या कहा, भवन तो एक ही है, देखने में हमें दिखाई दे रहा है कि भवन एक है, मगर जनगणना मकान एक क्यों है? अगर जनगणना मकान एक देखें तो ये एक विशेष परिस्थिति है, क्योंकि दुकान और आवास दोनों का रास्ता एक ही है, यानी कि यही एक रास्ता है जिससे दुकान का मालिक यहां से निकल सकता है, और आवास भाई इसी मालिक, यही मालिक है इस आवास का भी, ये यहां से बाहर जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये दो, भले ही ये दो हैं चीजें, मगर यहां पर हम भवन के प्रकार पर जाएंगे तो यहां पर एक हम देखेंगे कि भवन का प्रकार, एक क्वेश्चन आता है एचएलओ ऐप में, आप भवन का प्रकार चूज करेंगे कि भवन का प्रकार आवास सह दुकान, आप आवास सह दुकान को लेंगे। वहां पर आप आवास और दुकान को अलग अलग नहीं लेंगे, आप जब आवास सह दुकान लेंगे तो वहां पर एक जनगणना मकान हो जाएगा, क्योंकि आवास और दुकान एक ही है, इसका रास्ता इधर से ही है, स्वामी भी एक ही है। तो ये विशेष परिस्थिति है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक और परिस्थिति की तरफ चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए शहरों की ये स्थिति शहरों में दिखाई देगी आपको। अब शहर में क्या होता है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये भवन एक ही है, दिखाई दे रहा है आपको, भवन एक ही है, मगर यहां पर 1 2 3 तीन अलग अलग स्वामी हैं, यानी कि तीन अलग अलग रसोइयां हैं। तो हम देखेंगे प्रवेश द्वार तो तीन है, स्वामी तीन है, यानी तीन स्वामी है, तो जनगणना मकान भी तीन अलग अलग होंगे। अब हम एक स्पेशल परिस्थिति पर जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि यह भी एक विशेष परिस्थिति है। जैसे कि संस्थागत परिवार होते हैं, आप देखेंगे संस्थागत परिवार क्या होते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है बोर्डिंग स्कूल हो गए, हॉस्टल्स हो गए, जेल हो गए, अनाथालय, ये सारे संस्थागत परिवार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यह है वहां पर एक संस्था में निवास करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम जनगणना मकान पहचानेंगे तो ये जो जैसे जेल है, और जेल के जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर जैसे माली हो गए, वार्डन, चपरासी आदि, ये इनके मकान यहां पर अलग बने हुए हैं, इनके क्वार्टर्स अलग बने हुए हैं, और इन सब में अलग अलग रसोइयां हैं। तो ये तो संस्थागत परिवार की रसोई हो गई, यानी यहां तो एक रसोई तो हम कहेंगे कि ये हो गई संस्थागत वाली, और यहां पर 1 2 3 4 5 रसोई सामान्य हो गई, यानी कि सामान्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं, यहां पर क्या है, प्रवेश द्वार 6 हैं, 5 तो क्वार्टरों के, ये 5 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपके जो गए क्वार्टर के, और एक हम मानते हैं इस जेल का। 6 प्रवेश द्वार हैं, मगर स्वामित्व अगर हम चेक करें तो स्वामित्व तो 5 के पास है, सामान्य स्वामित्व जो हम कहेंगे कि आवासीय है तो 5 के पास है। संस्थागत परिवार, इसको हम संस्थागत परिवार मानेंगे, इसकी रसोई अलग है, इसको हमने यहां पर अलग से लेंगे संस्थागत परिवार को। अब हमें क्या करना है, स्वामित्व और संस्थागत परिवार को जोड़ देना है। तो ये एक स्पेशल केस है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी संस्थागत परिवार आ जाएगा तो स्वामित्व और संस्थागत परिवार को आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ के बाद जितना अंक आएगा उतने जनगणना मकान इस परिसर के अंदर माने जाएंगे। जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखें तो एक संस्थागत परिवार है, एक रसोई यहां पर हो गई, 5 सामान्य रसोई यहां पर हो गई, यानी जो सामान्य स्वामित्व है वो 5 हो गए। एक स्पेशल परिवार है यानी संस्थागत परिवार है वो 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आया, तो कुल मिलाकर ये 6 जनगणना मकान होंगे। एचएलओ ऐप की टिप्स देने से पहले ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं अब आपको एचएलओ टिप्स ऐप की जो टिप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने वो सीख ली तो आप एचएलओ ऐप को
उस पर आसानी से कार्य कर पाएंगे और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। तो पहली टिप अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये इस तरीके की है। आपको HLO ऐप के अंदर क्या होता है कि लाइन क्रमांक और जनगणना क्रमांक और परिवार क्रमांक, यह जो HLO ऐप है ये खुद ही नंबर देता है, खुद ही इनको ऑटो जनरेट करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने जब हम देखते हैं कि दोहराएं, एक जगह भवन आता है, अब भवन के नीचे दो कैटेगरी होती हैं, दोहराएं या नया। अब हमारे सामने हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि भवन कब दोहराया जाएगा और कब नहीं दोहराया जाएगा, कब नया लिया जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शंस होते हैं। भवन के बाद हमारे पास सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस होते हैं साथियों, एक दोहराने का और एक नया भवन लेने का। तो भवन कब दोहराया जाएगा ये चेक करते हैं। इसके लिए आप ये वाली स्लाइड देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम एक परिसर के अंदर जाते हैं, ये एक भवन हमें दिखाई दे रहा है, बाहर से एक ही बिल्डिंग है, एक ही संरचना दिखाई दे रही है, तो ये एक भवन हो गया। अब अगर एक ही भवन है ये, मगर इसके अंदर 3 जनगणना मकान है, भवन एक है और जनगणना मकान नंबर 3 है, यानी 3 मकान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और भवन आपको एक दे रहा है। तो जब एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो तब HLO ऐप में भवन को दोहराया जाएगा साथियों, अन्यथा भवन को नया नंबर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस भवन को पूरा करने के बाद हम इस वाले भवन की तरफ चलते हैं तो इसको भवन दूसरा दिया जाएगा, यानी कि यहां पर क्रमांक हमें बदलना पड़ेगा, यहां पर हमें नया करना पड़ेगा। मगर जब तक हम इसके पूरे जनगणना मकानों को काउंट नहीं कर लेते हैं, नंबरिंग नहीं दे देते हैं, जब तक भवन नंबर दोहराया जाएगा। इसके बाद एक दूसरी टिप है, देखिए यहां पर मैं आपको लिख भी रखा है मैंने कि भवन नंबर दोहराया जाएगा, यानी कि भवन नंबर सेम रहेगा। तो यहां पर भवन नंबर 1 है, जनगणना मकान नंबर इसको 1 दे दिया, यहां पर 2 है, जनगणना मकान नंबर इसको 2 दे दिया, और यहां पर भवन नंबर 1 है, इसको जनगणना मकान नंबर 3 मिल गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि भवन दोहराया जा रहा है लगातार, भवन एक ही रहेगा मगर जनगणना मकान लगातार बदल रहे हैं। इससे मिलती जुलती एक कंडीशन और है, जब हमसे जनगणना मकान आता है HLO ऐप के अंदर तो उसमें फिर नीचे हमें फिर 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि दोहराया जाए और नया। साथ ही यहां बड़ा एक असमंजस में डालने वाला एक पॉइंट है ये वाला कि जनगणना, चलिए भवन तो दोहराया, वो समझ में आ गया हमें पीछे से, यहां से हमने देखा कि भवन तो दोहराया जाएगा, यहां सेम रहेगा भवन मगर यहां दूसरा हो जाएगा, नया आ जाएगा। मगर जनगणना मकान के केस में अगर हम देखें तो उसमें आप एक सिंपल सी परिभाषा अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मान लीजिए इस वाले डायग्राम को आप डाल लीजिए अपने दिमाग में। देखिए क्या है इसमें, हम गए परिसर में गए, ये एक ही प्रवेश द्वार मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर। अब इस प्रवेश द्वार के अंदर जब हम गए, हमने सबसे पहले इनसे पूछा भाई यहां पर कितने परिवार रहते हैं, इन्होंने बोला 2 परिवार रहते हैं। इसके अंदर हमने पूछा कि भाई दोनों का रास्ता अलग है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, दोनों का रास्ता अलग नहीं है, इसी रास्ते से हम आते जाते हैं। मैं और मेरा भाई, मेरे जो मान लीजिए दौरानी जेठानी है, तो दौरानी यहां खाना बनाती है इस तरफ और जेठानी यहां खाना बनाती है, दोनों के बीच में एक दीवार वगैरह अंदर कुछ भी नहीं है, ये रास्ता कॉमन है दोनों के लिए। तो अब क्या हुआ, भवन तो एक है, देखिए हम परिसर के अंदर गए तो भवन एक ही रचना दिखाई दी, एक संरचना दिखाई दे रही है हमें, तो भवन तो एक ही है मगर जनगणना मकान भी एक ही है। जनगणना मकान एक क्यों है भाई, रास्ता एक है, यहां पर रास्ते पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये सूत्र बस यहीं पर आकर के आपको यूज नहीं करना है। जब जनगणना मकान के अंदर एक रास्ता हो और 2 परिवार, एक से ज्यादा परिवार रहते हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पर। अब क्या है कि जनगणना मकान एक है, प्रवेश द्वार एक है, परिवार 2 हैं, मगर अंदर प्रवेश द्वार एक है, परिवार अंदर 2 हैं, तो भवन नंबर तो एक ही रहेगा, भवन नंबर दोहराया जाएगा क्योंकि अभी तो भवन से हम निकले ही नहीं है बाहर, ये तो भवन ही है। तो यहां पर भवन नंबर 1, अब मान लीजिए जनगणना मकान नंबर भी इसको 1 दिया जाएगा क्योंकि जनगणना मकान भी एक ही है, मकान चेंज नहीं हुआ है, मकान तो यही है, जनगणना मकान भी यही है। मकान कब चेंज होता, जब हमारे पास रास्ते 2 होते। अभी तक जितने भी हमने उदाहरण देखे सब में अलग अलग रास्ते थे, मगर ये एक स्पेशल रास्ता, एक स्पेशल स्लाइड है जिसके अंदर रास्ता है ही नहीं। 2 परिवार जरूर रहते हैं, 2 स्वामी अंदर रहते हैं, मगर इनका रास्ता कॉमन है, तो ये जनगणना मकान एक ही कहलाएगा। यानी कि यहां पर आप जनगणना मकान को रिपीट करेंगे, नया नंबर नहीं देंगे, नया नंबर देने का औचित्य नहीं रहेगा यहां पर।
तो यहां पर आप क्या करेंगे कि भवन भी दोहराएंगे और जनगणना मकान नंबर भी दोहराएंगे। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, यहां भवन नंबर 1 है और जनगणना मकान नंबर 1। फिर भवन को हमने दोहरा दिया, जनगणना मकान नंबर यहां पर आ गया। तो अब फिर चेंज क्या होगा साथियों? चेंज होगा परिवार का क्रमांक, जो कि ऐप अपने आप दे देगा। मान लीजिए इस परिवार को वो 005 देता है, इस परिवार को 006 दे देगा, ऑटोमेटिकली दे देगा। वो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि प्रवेश द्वार, अगर ये ऐसी स्थिति आपके सामने विकट स्थिति फंस जाती है कि सिंगल एंट्री है और अंदर 2 या 2 से ज्यादा परिवार रहते हैं, तब आप इस चीज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा कि HLO ऐप में कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई और आपने कुछ चीज डिलीट करी, जो कि हमारा तीसरा टिप है, अगर आपने कुछ चीज डिलीट कर दी तो आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी और आप खामखा उलझ जाएंगे उन परेशानियों में। साथियों, HLO ऐप में डाटा को डिलीट करने से बचें, डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप डिलीट कर देते हैं तो लाइन क्रमांक डिलीट नहीं होगा, जनगणना मकान जो एक बार अलॉट हो गया वो डिलीट नहीं होगा, या फिर परिवार क्रमांक जो हो गया है वो डिलीट नहीं होगा। और अगर आप डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति से बचें, आप डाटा को डिलीट करने से बचें और बहुत सावधानी पूर्वक इन परिस्थितियों को देखते हुए कार्य करें। साथियों, आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। वीडियो देखने के लिए आभार।